नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को दौसा पहुंची। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। शुक्रवार को दौसा आई प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि आप ये देखकर वोट दीजिए कि कांग्रेस सरकार ने आपके लिए कितना काम किया है, कितनी योजना लेकर आई है। आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करे उसे वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। राजस्थान का रिवाज बदल डालो, इस बार फिर से कांग्रेस को लाओ। प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कहा कि राजस्थान में भाजपा बिखरी हुई है, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आकर कहते हैं कि आप मेरे नाम पर वोट डालिए। प्रियंका ने कहा कि उनसे पूछिए कि क्या प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री गए थे और एक लिफाफा डाला था। मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया लिफाफा खोला गया। जनता सोच रही थी कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता आए थे, वो लिफाफा डालकर गए थे। लिफाफा खोला तो उसमें 21 रुपए निकले। अब आप मुझसे बताइए, एक तरह से देश में यही हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बीजेपी सांसदों को टिकट दे रही है कि आप चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब देने में सिंधिया बचते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहकर पीछे छुड़वाया कि ऐसे काल्पनिक सवालों का जवाब देना मैं पसंद नहीं करूंगा। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी में आकर कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा बीजेपी मेरा परिवार है, मैं तो बड़ा भी बीजेपी के बीच में ही हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने अपने करियर की शुरुआत ही बीजेपी से की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक घर की तरह रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण को सुनने से पहले उनके वीडियो पर सेल्फ हार्म की चेतावनी लगाने को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूट्यूब इंडिया और गूगल इंडिया से सवाल किए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर इस नोटिफिकेशन पर आपत्ति जताई है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है, इस सामग्री में खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विषय हो सकते हैं। दर्शकों को स्वविवेक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि उन्हें यह बहुत साजिश वाला लगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक लाइव रैली को आत्मघाती या खुदकुशी वाली कैटेगरी में डाल देता है, और वो भी वक्ताओं के एक शब्द बोलने से पहले। प्रियंक खड़गे ने पूछा कि आप लोकतांत्रिक आवाज़ों को सुनने से दर्शकों को जानबूझकर हतोत्साहित कर रहे हैं, रोक रहे हैं और मना कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर आप इस तरह के फैसले केंद्र सरकार के दबाव में ले रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि राज्य सरकार भी इस तरह की पैंतरेबाजी में उतना ही माहिर है। कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की वीडियो पर यूट्यूब पर वार्निंग को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित किया। यूट्यूब ने इसमें आत्महत्या की बात बताते हुए वीडियो पर ट्रिगर वार्निंग लगा दी। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी विपक्ष की आवाज़ दबाने वाले सरकार के प्यादे बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब ने ऐसा करके ये साबित कर दिया कि जो विदेशी अखबार लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि गलती से हुआ होगा, लेकिन लंबी बात के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा ये भारत के चुनावों में दखल दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अब हम शांत नहीं रहेंगे, ऐसा करके वो चुनावी दखल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों की, वंचितों की बात करना गलत है तो हम ऐसी गलती 100 बार करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में विदेशी ताकत की दखल है। भारत में कनाडा के 41 राजनयिक और उनके साथ रहने वाले 42 लोगों को मिली डिप्लोमेटिक छूट को वापस ले जाने के कदम को भारत ने सही ठहराया है। कनाडा ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया और कहा कि ये कूटनीतिक संबंधों पर वियना संधि के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कनाडा के इन आरोपों का खंडन किया और एक बयान जारी कर कहा, भारत में कनाडा के राजनयिक अधिक हैं और ये हमारे आंतरिक मामलों में लगातार दखल देते हैं। कनाडा ने भारत के राजनयिकों को हटाने के कुछ घंटे बाद ही भारत में अपने नागरिकों को यात्रा सलाह जारी कर दी है। इसने अपने नागरिकों से आतंकवादी हमलों के खतरे के कारण देश भर में उच्च स्तर की सावधानी बरतने को कहा। कनाडा ने चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों में व्यक्तिगत सेवाएं भी रोक दी। इसके कारण
कनाडाई यात्रा सलाहकार ने अपने नागरिकों से किसी भी सहायता के मामले में नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग से संपर्क करने का आग्रह किया है। सतर्क रहने के लिए कहने के अलावा कनाडा ने अपने नागरिकों से भारत के कुछ हिस्सों में गैर जरूरी या सभी प्रकार की यात्रा से बचने का आग्रह किया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच कनाडा ने आज भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ये जानकारी कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। वहीं कनाडा के एक पूर्व राजनयिक ने कहा कि भारत द्वारा कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहना कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने पिछले 40 या 50 सालों में इस तरह की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं है जहां ऐसा कुछ हुआ हो। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में संजय सिंह ने रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी। बुधवार 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग में बात न बनने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हैं। बता दें, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो आपको समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला कदम ही ये उठा लेना चाहिए था कि आप आपके संगठन और पार्टी के हिसाब से लड़ते रहेंगे। जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। उन्होंने कहा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा। समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां हमारा संगठन और प्रत्याशी मजबूत हैं। अखिलेश ने कहा कि सवाल क्रेडिबिलिटी का है। अगर कांग्रेस इस तरह का बर्ताव करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अखिलेश ने कहा कि इस देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी ऑर्गेनाइज दल है। उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी कन्फ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 अक्टूबर को मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक बयान दिया जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस समारोह में उन्होंने कहा था कि भाजपा नेताओं से उनकी दोस्ती तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से अलग हैं तो क्या हुआ, आपसे दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। इसी मंच से नीतीश कुमार ने तत्कालीन मनमोहन सरकार की आलोचना भी कर दी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। भाजपा नेता व मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता भी मौजूद थे। कथित सवाल के लिए पैसे लेने के मामले में मानहानि केस से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के वकील अलग हो गए हैं। उन्होंने इस केस से हटने के पीछे हितों के टकराव को कारण बताया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यह घटनाक्रम तब चला जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राई ने दावा किया कि मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण का हितों का टकराव था। देहाद्राई ने कहा कि वरिष्ठ वकील ने कल मुझे फोन किया और कुत्ते की वापसी के बदले में मुझसे सीबीआई की शिकायत वापस लेने को कहा। देहाद्राई ने इसको लेकर ट्वीट कर महुआ मोइत्रा पर आरोप भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने गुरुवार को हितों के टकराव को अदालत में उठाया था। इस पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा था कि चूंकि शंकर नारायण ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की तो क्या वो अभी भी मामले में पेश होने के योग्य हैं। न्यायाधीश ने कहा ये कुछ ऐसा है जिसका जवाब आपको खुद देना होगा, ये आपका फैसला है। इसके बाद शंकर नारायण ने खुद को मामले से अलग कर लिया। महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित तौर पर सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में अब बड़ा धमाका हुआ है। जिस दर्शन हीरानंदानी को मदद करने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा है, अब उन्होंने ही महुआ के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है, यानी वो सरकारी गवाह बन गए हैं। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने शपथ पत्र देकर दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दे दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीधे सवाल पोस्ट कर सकें। लोकसभा की आचार समिति को दिया गया हीरानंदानी का ये हलफनामा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोप के बाद आया है। दुबई में रहने वाले दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि मोइत्रा ने सोचा कि मोदी पर हमला करने का एकमात्र तरीका गौतम अडानी और उनके समूह पर हमला करना है, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और वो एक ही राज्य गुजरात से हैं। हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कहा मोइत्रा ने कुछ सवालों का मसौदा तैयार किया जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाकर सरकार को शर्मिंदा करने वाली बातें थीं। वो सवाल
जो वो संसद में उठा सकती थी। उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी ईमेल आईडी और मेरे साथ साझा की थी ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वो संसद में सवाल उठा सकें। मैं उनके प्रस्ताव को मान गया था। दरअसल हीरानंदानी ने हलफनामे में कहा है कि मोइत्रा को इस प्रयास में पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और अडानी समूह के पूर्व कर्मचारियों सहित अन्य लोगों से समर्थन मिला जिन्होंने उन्हें असत्यापित जानकारी थी। इस संदर्भ में उन्होंने सुचेता दलाल का नाम भी लिया। पत्रकार और मनी लाइफ के प्रबंध संपादक सुचेता दलाल ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, मैं महुआ मोइत्रा को नहीं जानती और मुझे लगता है कि वो इसकी पुष्टि कर सकती हैं। उनकी मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना ही उन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। हलफनामे को महुआ मोइत्रा ने एक मजाक बता दिया है और कहा है कि इस पत्र का मसौदा पीएमओ द्वारा तैयार किया गया है और उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। महुआ ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर ऐसा है तो दर्शन हीरानंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की या आधिकारिक तौर पर उसे ट्विटर पर जारी क्यों नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि हलफनामा हीरानंदानी समूह के लेटर हेड पर क्यों नहीं है और सादे कागज पर क्यों है। हीरानंदानी के हलफनामे के बाद देर रात को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मोइत्रा ने दावा किया है कि उन्हें उनके सभी व्यवसायों को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी गई थी। उनसे कहा गया था कि वो तबाह हो जाएंगे, सीबीआई उन पर छापा मारेगी और सभी सरकारी व्यवसाय बंद हो जाएंगे और सभी पीएसयू बैंकों का वित्त पोषण तुरंत बंद कर दिया जाएगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को शांत करने के लिए रूस के साथ बातचीत और समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार है। चीन के मध्य पूर्व के विशेष दूत ने इस सप्ताह अपने रूसी समकक्षों के साथ बैठक के बाद ये कहा। गुरुवार को कतर के दोहा में मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के लिए रूस के विशेष प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद झाई झून के हवाले से कहा गया कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर चीन और रूस का रुख समान है। सऊदी अरब के जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी के पूर्व प्रमुख और अमेरिका में सऊदी के पूर्व राजदूत तुर्की अल फैसल ने मंगलवार को एक भाषण में हमास और इजराइल दोनों की निंदा करते हुए कहा कि हमास ने इस्लाम द्वारा हराम बताए गए कार्य किए हैं और इजराइल गजा में नागरिकों पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। एक सम्मेलन में फैसल ने एक भाषण में कहा, इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। फैसल ने कहा कि सैन्य रूप से कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहाँ तक कि सैन्य रूप से भी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं दूसरा विकल्प पसंद करता हूँ, नागरिक विद्रोह और अवज्ञा। उन्होंने कहा कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास ज़बरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है और हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये गजा के लोगों के लिए कितना विनाश और विस्मृति ला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमास के हमले की भी निंदा की। सऊदी अरब के जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी के पूर्व प्रमुख फैसल ने कहा कि मैं अमेरिकी मीडिया में बार बार एक बात सुन रहा हूं कि अनप्रोवोक्ड अटैक यानी अकारण हमला। उन्होंने कहा, इसे भड़काने के लिए इससे अधिक उकसावे की क्या आवश्यकता है जो इजराइल ने फ़लस्तीनी लोगों के साथ 3/4 सदी में किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल गजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले फ़लस्तीनी चरमपंथी समूह को कतर की करेंसी पहुंचाता है। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने हमास द्वारा मारे गए इजरायलियों पर आंसू बहाने के लिए पश्चिमी देशों की भी निंदा की। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि इजरायली सेना द्वारा मारे गए फ़लस्तीनियों पर कोई आंसू नहीं बहा रहा है, ये बेहद ही दुखद है। अमेरिका और ब्रिटेन में राज्य के शीर्ष राजनयिक के रूप में काम कर चुके प्रिंस तुर्की ने कहा कि सैन्य रूप से कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने रूस की तुलना हमास से की थी और व्लादिमीर पुतिन को अत्याचारी कहा था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि हम रूस के संबंध में अपने राष्ट्रपति के संबंध में इस तरह के लहजे को स्वीकार नहीं करते हैं। बता दें, बाइडेन ने कहा था कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा, हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो इसे साझा करते हैं। वो दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसी बयान को रूस ने खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास शासित क्षेत्र को मदद पहुंचाने की तैयारियों की निगरानी के लिए गजा से लगी रफा सीमा के मिस्र क्षेत्र का दौरा किया। बता दें, मालवाहक विमान और ट्रक
कई दिनों से क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक गजा में कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है। इससे पहले यूएन ने कहा था कि वो गजा को सहायता वितरण पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन प्रतिबंधों को स्पष्ट करने के लिए सभी पक्षों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं ताकि हम इन ट्रकों को वहां ले जा सकें जहां इनको जरूरत है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि गजा पर इजरायली हमलों में अब तक 4137 लोग मारे गए हैं, जिनमें 1661 बच्चे भी शामिल हैं। अल कुद्रा का कहना है कि 13,260 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के गलियारों में जमीन पर फर्श पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि 7 मुख्य अस्पताल और 21 स्वास्थ्य केंद्र अब सेवा से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीमों के 46 सदस्य मारे गए हैं और 23 एम्बुलेंस पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा, गजा पट्टी में जो हो रहा है वो हमारे फिलिस्तीनी लोगों, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ा नरसंहार है। इजराइल निस्संदेह और अधिक नरसंहार करने जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया इसे देख रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और इजराइल के आला अधिकारियों से बात की है। पेंटागन के एक प्रवक्ता जनरल पैट्रिक एस राइडर ने बताया, बातचीत के दौरान उन्होंने इजराइल को आतंकवादी हमले से अपनी रक्षा करने के अधिकार को दोहराया और फलस्तीनी और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा पर भी बात हुई। अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के बारे में राइडर ने कहा, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है और अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इसका लाभ उठाकर कोई और समूह या सरकार हमले ना शुरू कर दे। अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अभी पूर्वी भूमध्य सागर में है। वहीं इसका साथ देने के लिए यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक सागर पार कर रहा है। राइडर ने यह भी पुष्टि की है कि अमेरिकी वायुसेना भी इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। राइडर ने कहा कि इन युद्धपोतों के जरिए अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि ये संघर्ष आगे न फैले और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।